मुझे मगध का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दीजिए। क्या? अशोक, आचार्य चाणक्य के हत्यारों तक पहुंचने का पहला सूत्र कदाचित हमें प्राप्त होने वाला है। 10 सहस्त्र के पारितोषिक का प्रभाव। निसंदेह एक नागरिक द्वारा हम ऐसे लोहार तक पहुंचने में सफल हो पाए जो धन के लोभ में आकर किसी को भी शस्त्र दे देता है। ऐसे व्यक्ति के पास वही लोग जाते हैं जो इस प्रकार के आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं। और उसके पश्चात मैंने जांच की, आचार्य चाणक्य पर प्रयोग किए गए शस्त्र भी उसी लोहार के यहाँ निर्मित प्रतीत हो रहे हैं। तो फिर विलंब क्यों जारी? हमें तुरंत उसके पास जाना चाहिए। मेरे घड़ियाली अश्रुओं पर पिताजी महाराज ने विश्वास कर लिया, आत्मग्लानि से भर उठे। आपका सुझाव सफल हुआ। जैसा हम कहें वैसा गाते रहो, सदैव सुरक्षित रहोगे। पर आपके बिना मैं कैसे? यदि सुशीभी या रानी चारुमित्रा अपने तंत्र शक्ति के उपयोग से आपको अपने वश में कर सकते हैं, तो मैं उनका सामना कैसे कर पाऊंगा? और अशोक भी मेरा शत्रु बन चुका है। मेरे चारों ओर केवल शत्रु है, केवल शत्रु। सियामक, हम अभी जीवित हैं और जब तक तुम्हें उस सिंहासन पर नहीं बिठा देते हम मरने वाले नहीं। एक योजना विफल हुई, हम नहीं, हमने योजना परिवर्तित कर दी है, लक्ष्य नहीं। हमारी बात सुनो। यूनान लौटने से पूर्व हमारे पिता हजारों यूनानी सैनिक मगध की सीमा के समीप छोड़ देंगे। तुम्हें उनके पास जाना होगा और हमारा संदेश देना होगा। और ये तुम अकेले करोगे। ये हमारे पिता ने हमें भेंट किया था। इसे यूनानी सेना अध्यक्षों को दिखाओ, वो तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे। और इसे देखते ही हमारे पिता सुनिश्चित करेंगे कि वो अपनी पुत्री के अपमान का प्रतिशोध अवश्य ले। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। गौरव की मैं किसी आवश्यक कार्य के लिए जा रही हूँ। हाँ, यदि तुम घूमने जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करवा देता हूँ। मैं अकेले कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही तुम्हें जाने दूंगी। वैसे भी तुम्हारी माता ने मुझसे आज ही कहा है कि मैं सदैव तुम्हारे। हाँ, माँ ने क्या कहा है मुझे ज्ञात है, पर मैं एक राजकीय कार्य के लिए जा रहा हूँ। यदि तुम मुझे साथ लेके जाओगे तो फिर मैं तुम्हारे कार्य में बाधा नहीं बनूंगी। गौरव की तो फिर तुम भी नहीं जाओगे। जब तक तुम कार्य करोगे तो मैं भी इधर उधर तुम्हारे नगर की सुंदरता देख लूंगी। सम्राट के अतिथि के लिए तुम इतना भी नहीं करोगी। नारी से तर्क वितर्क में जीतने का विचार त्याग दो अशोक। सत्य कह रहे हैं आचार्य। वैसे भी स्त्री एक बार संकल्प ले लेती है तो उसे कौन रोक सकता है। मैं बिंदुसार मौर्य शपथ लेता हूं
अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किए गए वंश की प्रतिष्ठा बनाए रखूंगा। मैं उन सारे सिद्धांतों की रक्षा करूंगा जो मौर्य साम्राज्य की आधारशिला आचार्य चाणक्य द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर मैं मगध को बाहरी और आंतरिक शत्रुओं से सुरक्षित रखूंगा। आपने अपने महान व्यक्तित्व से मौर्य वंश के शासन का प्रसार करने, उसे सशक्त बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। आपके दर्शन मात्र से ही हृदय गर्व से भर उठता है। और एक मैं बिंदुसार मौर्य, जिसने अपने वंश, अपने साम्राज्य को लज्जित कर दिया, आज के पश्चात जब भी इतिहास मौर्य वंश की गाथा सुनाएगा, उसमें बिंदुसार का नाम एक दुर्बल, एक असफल राजा के रूप में स्मरण किया जाएगा। साम्राज्य संभालना तो दूर, मैं तो अपने परिवार को भी नहीं संभाल पाया। परिवार में इतना कलह, इतने षड्यंत्र, और इससे मैं अनिभिज्ञ रहा। यह भी नहीं पहचान पाया कि इस परिवार में, इस वंश का शत्रु कौन है। अपराधियों को आश्रय देता रहा और धर्मशीलों को दंड। जो कुछ भी हुआ उससे यही प्रमाणित होता है कि इतने वर्षों में मेरा अपना कोई दृष्टिकोण नहीं। जिसने जो दिखाया मैं वही देखता रहा, जिसने चाह भ्रमित किया और मैं होता रहा। ऐसा अंधविश्वास। मेरी अपनी मां मेरे प्राण लेना चाहती थी, मेरा भाई मेरे प्राण लेने चाहते थे। जिस परिवार को एक आदर्श परिवार होना चाहिए था, वही आज समाज के पतन का सूचक बन गया है। मेरे समक्ष मेरी पुत्र की हत्या की गई और उसे न्याय देने के लिए अपने निर्दोष पुत्र को इन्हीं हाथों से मारने चला था। मैं एक असफल पुत्र, शिष्य, पति, पिता और राजा सिद्ध हो चुका हूं। मैं अपने वंश की प्रतिष्ठा पर एक कलंक बन चुका हूं। पता नहीं मैंने जो अनुचित किया है उसे उचित में परिवर्तन कर भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मुझे तो अभी भी यह ज्ञात नहीं कि मैंने क्या अनुचित किया। आचार्य चाणक्य की हत्या में प्रयोग किए गए शस्त्र तुम्हारे द्वारा निर्मित है ना? बोलो, बोलो। देख, पहचानते हो इसे? ये मैंने ही बनाया है, परंतु इनका आचार्य चाणक्य की हत्या से क्या संबंध है, ये मैं नहीं जानता। कौन आया था? किसने लिया था ये? कोई राजवंशी है? बोलो। मुझ पे भरोसा करिए राजकुमार, मैं कुछ नहीं जानता। मुझ पे भरोसा करिए राजकुमार। अशोक, यदि कोई राजवंशी होता वो मुझे स्मरण होता राजकुमार, परंतु मेरे यहाँ जो भी आता है वो अपनी पहचान छुपा के रखता है, और मैं भी उन्हें बिना प्रश्न पूछे शस्त्र बेच देता हूँ राजकुमार। बंदी बना लो इसे।
विवाह हो रहा है, देख के ही चलेंगे। नहीं, पर्यटन के उद्देश्य से तुम आई, मैं नहीं। हमारे पास समय नहीं है, चलो यहाँ। चले। राजकुमार अशोक, आइए। हमारे यहाँ विशेष अतिथि को यह पहनाया जाता है। सम्राट अस्वस्थ है, उसे मृत्युशैया पर है। मन व्याकुल क्यों है? ऐसे क्यों लग रहा है कुछ अनर्थ घटित हो रहा है? सम्राट, क्या हो गया आपको? क्या हुआ सम्राट को? कोई राजवैद्य को बुलाओ। अशोक, अशोक कहाँ है? क्या हुआ? कोई समस्या? का पता नहीं राजकुमार, मैं तो कब से यहीं। मैंने उन्हें बाहर आते नहीं देखा। सियामक बिना किसी को बताए कहाँ जा सकता है? सियामक बिना बताए ऐसे क्यों भाग गया? कौन है तुम? मैं सेल्यूटस पिकेटर का पर पौत्र हूँ। अब चलें? अब विदाई तो होने दो। मैं लौटना चाहता हूँ। क्यों? मैं ऐसे किसी को भी अपने माता पिता से बिछड़ते हुए नहीं देख सकता। पर यही तो प्रथा है। और देखो ना,
वर वधू एक दूसरे के साथ कितने खुश है। मैं नहीं जाऊंगी। अरे आएगी कैसे नहीं, तुझे चलना ही पड़ेगा। और मैं देखता हूँ यहाँ मुझे कौन रोकता है। हे प्रभु, मेरा विवाह हो गया है। तुम्हारा विवाह हो गया या कुछ भी हो गया, मैं नहीं जानता। तुम्हारे पिता ने मुझसे ऋण लिया है और जब तक ये मेरा ऋण नहीं चुकाते तब तक तुझे मेरी दासी बनकर रहना पड़ेगा। चलो। रुक जाओ। कितना ऋण चुकाना है? 25 पर्ण मूल लिया गया था मुझसे, प्रत्येक वर्ष 5 पर्ण का ब्याज, तो 20 साल का हो गया 100 पर्ण ब्याज। 25 और 100 125। उसके बाद मुद्रास्फीति और महंगाई सब जोड़ जोड़ के समझ लीजिए 1000 पर्ण। अच्छा ये बताइए, इनका परिवार आपकी सेवा कब से कर? मेरे दादा ने पिछले 10 वर्ष से इनके लिए कार्य किया और मेरे पिता ने 20 वर्ष और मैं 8 वर्ष की आयु से इनके लिए काम कर रही हूँ। 10 वर्ष हो गए हैं। अर्थात 40 वर्ष। 25 पर्ण चुकाने के लिए इनका परिवार 40 वर्षों से बिना पारिश्रमिक कार्य करते आ रहा है। अभी इसके लिए महाशय, अब आप इनके ऋणी हो गए। मैं कैसे? जो आप करते आ रहे हैं वो शोषण है। इतने वर्षों से अनैतिक, अनुचित रूप से ब्याज इत्यादि जोड़ जोड़ इनके परिवार का ऋण कभी पूरा होने ही नहीं था। हाथ मात्र 25 पर्ण देकर आपने पिछले 40 वर्ष इनके परिवार से बिना पारिश्रमिक के कार्य करवाए और यह अन्याय है। मैं मगध का युवराज अशोक मौर्य अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अभी इस क्षण इस कन्या को तुम्हारे दासी के दायित्व से मुक्त करता। ये कन्या स्वतंत्र है। लेकिन ये तो अन्याय है। ये तो न्याय कर रहा हूँ। अब जितनी धनराशि तुम्हें इसे देनी है वो तो, अन्यथा तुम्हें 18 वर्ष का कारावास दंड दिया जाएगा। पर ये तो अन्याय है। आप तो अभी अभी नए युवराज नियुक्त हुए हैं, आपको प्रशासन इत्यादि के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। एक बार आप सम्राट से परामर्श कर लीजिए। मैं पिताजी से इसके बारे में बात कर, और मुझे विश्वास है कि पिताजी और मेरे विचार भिन्न नहीं हैं। ये सब अन्याय है। वर्षों से हमारा शोषण होता आ रहा है युवराज। अब आप ही हमें इस अन्यायपूर्ण प्रथा से मुक्ति दिलाइए। मेरा पुत्र 5 वर्ष का भी नहीं हुआ था और एक व्यापारी ने उसे अपना दास बना लिया। युवराज, मेरे पिता ने भी ऋण लिया था एक धनी व्यक्ति से और उसे चुकाने के लिए उन्हें उसका दास बनना पड़ा। और 11 वर्षों तक मैंने अपने पिता का मुख भी नहीं देखा। हम सब पीढ़ियों से इस दास प्रथा को सहते आ रहे हैं क्योंकि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं था। आज पहली बार आपने हमारे मन में आशा जगाई है। एक को तो मुक्ति दिला दी तुम, पर बाकी सबको छुड़ाने के लिए तुम्हें सम्राट से ही बात करनी होगी। मैं एक अति आवश्यक संदेश लाया राजमाता का, और ये मुझे सेल्यूकस निकेटर को ही देना है, उनसे भेंट करके ये दिखाना उन्हें, तो वो समझ जाएंगे कि ये संदेश उनकी पुत्री का ही है। समय नहीं है, इसलिए तुरंत इस पर कार्यवाही की जाए। अवश्य। आकाश में जैसे एक साथ 2 सूर्य नहीं होते, वैसे ही पृथ्वी में 2 स्वामी नहीं। अब यूनानी सेना को मगध के लिए प्रस्थान करना ही होगा। अब तो या अशोक बचेगा या मैं।